नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम आज का एजेंडा में। एक नया शो जो हम लाए हैं खास आपके लिए। आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजर, वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगी तय, वो खबरें जो आज दिन भर रहेंगी हेडलाइन, वो घटनाएं जो तय करेंगी आने वाला कल। जी हाँ, ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेट कर हम लाए हैं आज के एजेंडा में। अगले आधे घंटे में दिन भर के अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को रखेंगे आपके सामने। मैं हूं जया सिन्हा और अगले आधे घंटे तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ अपने न्यूज के पावर डोज के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सासाराम, गया और भागलपुर में करेंगे चुनावी रैलियां। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नवादा में पहली संयुक्त रैली को करेंगे संबोधित। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच हुई अंतिम बहस। ट्रंप ने कुछ हफ्तों के भीतर वैक्सीन उपलब्ध होने का दिया आश्वासन। जो बाइडेन ने किया पलटवार, कहा महामारी से होने वाली मौतों का जिम्मेदार व्यक्ति नहीं रह सकता राष्ट्रपति पद पर। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस आज। इस दिवस का मकसद वैश्विक स्तर पर हिम तेंदुओं के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। हिम तेंदुओं को हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु का दिया गया है दर्जा। और सबसे पहला एजेंडा आज का, जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव, जहां पहली बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के एक दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री सासाराम, गया और भागलपुर में एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। पीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वे एनडीए के विकास के एजेंडे को जनता जनार्दन के सामने रखेंगे और उनसे अपने गठबंधन के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। पीएम की पहली चुनावी सभा सुबह 11 बजे सासाराम में होगी। सीएम नीतीश कुमार के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित अन्य नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान एनडीए के कई उम्मीदवार कार्यकर्ताओं के साथ अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से पीएम की रैली से वर्चुअल रूप से भी जुड़ेंगे। पीएम की दूसरी रैली गया में 1 बजे होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी समेत अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं पीएम की तीसरी चुनावी सभा भागलपुर में 3 बजे होगी। इस रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। रैली के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। पीएम की रैली को देखते हुए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। और आपको बता दें, साथ ही आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव नवादा जिले में पहली संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी भागलपुर जिले के कहलगांव में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त रैली आज, और साथ ही आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का रोहतास और कैमूर में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वहीं अन्य दलों के नेता भी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 78 निर्वाचन क्षेत्रों के नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए 1411 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। और गया से नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त और जानकारी के लिए। नीरज, गया में आज प्रधानमंत्री की रैली है। जिस तरह से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, किस तरह से देख रहे हैं वहां पर तमाम तैयारियों को? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को ध्यान में रखकर, चूंकि ये रैली बहुत विशाल रैली है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए इस रैली में शिरकत करेंगे। अब चूंकि कोरोना काल भी चल रहा है और तमाम तरह की जो गाइडलाइन है कोरोना काल को लेकर चुनाव आयोग ने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को दे रखी है, उसका भी जो पालन है वो प्रधानमंत्री की रैली में किया जाएगा। जितने भी लोग प्रधानमंत्री की रैली में उनको सुनने के लिए आएंगे, उन सभी का जो तापमान है, जो थर्मल जो चेकिंग है वो की जाएगी।
जब उनका सामान्य तापमान होगा तभी उनको रैली के अंदर आने दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो मास्क है वो पहनना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही 2 गज की दूरी वो भी जरूरी है। सोशल डिस्टेंस का जो पालन है वो करना होगा। अगर किसी व्यक्ति का जो तापमान है वो नहीं उतरता है तो निश्चित तौर पर उसकी जो कोविड जो जांच है, रैपिड जो टेस्ट है वो कराया जाएगा। मैं आपको कुछ दृश्यों को दिखाऊंगा कि जो रैली में तमाम तरह की जो गाइडलाइन है जया वो लगाई गई है। जो भी लोग यहाँ पर आए इन गाइडलाइनों का उनको जो पालन है वो करना होगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस के तहत ही जो मंच है वो तैयार किया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आते हैं, इसलिए पार्टी ने इस बात का ध्यान रखा है कि मेन मंच के अलावा अलग अलग जगह पर जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर भी एलईडी स्क्रीन के द्वारा प्रधानमंत्री का जो वर्चुअल जो लाइव है वो वहां पर पेश किया जाएगा, ताकि जो भी लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही उनको सुन सकें। तो इस तरह के तमाम जो इंतजाम हैं वो यहाँ पर जया किए गए हैं। चूंकि प्रधानमंत्री की रैली हमेशा से ऐतिहासिक रैली रहती है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आते हैं, लेकिन पार्टी का कहना है कि जो भी कोविड के दिशा निर्देश हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। जो बड़ी संख्या में जो लोग आएंगे उनका भी अतिरिक्त जो इंतजाम है वो पार्टी ने किया है उनके विधानसभा क्षेत्रों में। बिल्कुल नीरज, हम देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ कि जो बैठने का भी जो इस वक्त यहाँ पर व्यवस्था की गई है उसमें हम देख रहे हैं कि जो सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया है, उचित दूरी दिखी जा रही है। लेकिन कई तस्वीरें और वीडियोज ऐसे आए हैं जहाँ पर विभिन्न और पार्टियों की रैलियों में इसका सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया है, काफी उल्लंघन देखा है और प्रशासन की ओर से काफी सख्ती की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है उन तमाम रैलियों पे जहाँ पर इस तरह के सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल कई सारी रैलियां ऐसी हुई थी। तेजस्वी यादव की रैली थी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुई थी कि जिस तरीके से जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे, सोशल जो डिस्टेंस है उसका पालन नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि जो नेता हैं वो भी मास्क नहीं लगा रहे थे, तो उसको लेकर चुनाव आयोग काफ़ी सख्त हुआ है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को जो नेता मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं या जिनके वर्कर हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनको स्पष्ट दिशा निर्देश है कि वो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और अगर वो पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। कई सारे जो केस हैं वो भी रजिस्टर किए हैं। तो चुनाव आयोग चुनाव पूरी तरीके से कोरोना मुक्त जो लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो कोरोना से, इस तरह के इंतजाम कर रहा है। लेकिन इसका भी ध्यान रख रहा है कि जो लोग दिशा निर्देशों का पालन करें तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल नीरज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जो सियासी पारा है वो इस वक्त चरम पर पहुंच चुका है। आज प्रधानमंत्री की रैली, तीन रैलियां हैं आज चुनाव बिहार में। किस तरह से देख लें जो पहला चरण का जो हम कहें चुनाव कितना दिलचस्प नजर आ रहा है। 113 महिला उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। देखिए, बिल्कुल 113 महिला उम्मीदवार मैदान में है। जदयू ने सबसे ज़्यादा महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। पहले अगर चरण में देखें तो 16 जिले हैं और 71 के करीब विधानसभा जो सीटें हैं। अगर प्रधानमंत्री की रैली को अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री की रैली सासाराम में हो रही है, इसके अलावा गया हो रही है और भागलपुर हो रही है। सासाराम और गया को अगर हम देखें, गया से जो लगते हुए जो जिले हैं, चाहे हम औरंगाबाद की बात करें, अरवल की बात करें, भोजपुर की बात करें, नवादा की बात करें, अगर आप सासाराम के पास चले जाओ तो सासाराम के बगल में रोहतास है, इसके अलावा बक्सर है, जमुई, इन सब इलाकों की बात करें तो करीब 9 जिले बैठते हैं और 9 जिलों में 43 जो सीटें हैं वो होती हैं। प्रधानमंत्री की रैली जो भागलपुर में है उसके आसपास बाकी के बचे हुए जो जिले हैं जहाँ पर पहले चरण में चुनाव होने वाला है तो वो उन जिलों से टच होती है। तो प्रधानमंत्री की रैली को इसी हिसाब से कह सकते हैं कि रखा गया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो विधानसभा हैं वो कवर किया जा सके, क्योंकि पहले चरण में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। 26 तारीख को जो प्रचार है वो बंद हो जाएगा, 28 तारीख को वोटिंग होनी है। यही कारण है कि तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो विधानसभा है वो कवर की जाए। और यही कारण है कि इन 3 जगहों को प्रधानमंत्री की रैली के लिए चुना गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसका जो असर है इन विधानसभा क्षेत्रों में पड़ सके। बिल्कुल नीरज, आप इतने समय से बिहार में बने हुए, किस तरह से आप माप पा रहे हैं वोटर्स का मन, कितना उत्साह उनमें नजर आ रहा है इस पूरे चुनाव को लेकर और क्या लगता है कि रिकॉर्ड टूटेगा पहले चरण के मतदान में?
देखिए, बिल्कुल टूटना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग न केवल तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत ये चुनाव कराने जा रहा है। विश्व का पहला ऐसा चुनाव है जो कोरोना काल में किया जा रहा है। पूरी दुनिया की जो निगाह है वो इस चुनाव में है। जहां तक लोगों का प्रश्न है तो निश्चित तौर पर लोग काफी उत्साहित हैं। हालांकि उनकी कई सारे जो सवाल हैं वो जरूर रहते थे कि कोरोना काल में किस तरह से वो वोटिंग करेंगे, किस तरह से उनका जो तापमान है वहां पर चेक किया जाएगा। तो उसके लिए डीडी न्यूज ने खास तौर से एक्सक्लूसिव एक डमी जो मतदान है बिल्कुल वैसा ही करवाया था। और उसके बाद हमारे तमाम लोगों से बात हुई, उनकी जो प्रक्रिया उन्होंने जानी, तो उनका ये कहना है कि अपनी प्रतिक्रिया में कि वो काफी संतुष्ट हुए हैं और निश्चित तौर पर वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस तरह के इंतजाम किए हैं कि जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो भी मतदान कर सकते हैं। 4 बजे के बाद उनके लिए समय निर्धारित किया गया और जितने भी मतदान के लिए लोग पहुंचेंगे, मतदान कर्मी होंगे, वो सभी जो लोग हैं वो पीपी किट में वहां पर मौजूद होंगे, ताकि जो लोग कोरोना पीड़ित मतदान करने के लिए आएंगे तो वो आसानी से अपना मत दे सके और जो मतदान करवा रहे होंगे वो किसी तरीके से उनको संक्रमण ना हो। तो ये तरह के इंतजाम चुनाव आयोग ने किए हैं और लगातार कोशिश है स्वीप कार्यक्रम के तहत कि मतदान का जो प्रतिशत है वो बिहार में बढ़ाया जाए। बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है कि हर मतदाता को वोटिंग बूथ तक लाया जाए, यहाँ तक कि जो संक्रमित लोग हैं वो भी ना छूटे। और अगर हम नेताओं की बात करें तो वो उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस वक्त प्रचार में वोटर्स को लुभाने की। और बिहार चुनाव के बाद बात करते हैं अमेरिकी चुनाव की। जी हाँ, अमेरिका में नए राष्ट्रपति के लिए 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच टेनेसी के नैशविल में आज अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। और ट्रंप और बाइडेन के बीच आखिरी डिबेट की अगर हम बात करें तो नैशविल में ट्रंप और बाइडेन के बीच ये आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। 90 मिनट में अर्थव्यवस्था, कोविड-19, विदेश नीति और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बहस हुई। तमाम मुद्दों पर अगर हम की प्रतिक्रिया की बात करें तो ट्रंप ने कहा कि रोजगार बढ़ाने पर उनका जोर रहेगा, तो साथ ही वो करों में कटौती कर रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि निराशा की बजाय उम्मीदों के साथ बढ़ना है आगे। बाइडेन ने अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर अवसरों पर काम करने की बात कही। साथ ही बाइडेन ने कहा कि बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर रहेगा उनका फोकस। बाइडेन ने समानता और न्याय के लिए संघर्ष को जारी रखने की भी बात कही। कोविड-19 के खिलाफ जंग, जी हाँ, इस मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कि कुछ हफ्तों में तैयार हो जाएगी वैक्सीन। कोविड के खौफ से देश को बाहर लाने की उनकी कोशिश है। तो वहीं बाइडेन ने कहा कि देश को वापस सामान्य बनाने की कोशिश में सुरक्षा और सावधानी जरूरी है। साथ ही बाइडेन ने कहा कि कोविड से हुई मौतों के लिए ट्रंप की नीतियां जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी काफी गरमाया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी चुनावों में दखल देने वाले देशों को चुकानी होगी कीमत। बाइडेन ने रूस, चीन और ईरान का जिक्र किया। तो वहीं ट्रंप ने कहा कि रूस के खिलाफ हमने कड़ा रुख अपनाया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि बाइडेन परिवार ने विदेशी स्रोतों से धन लिया है और किम जोंग उन के साथ उनके बेहतर रिश्ते हुए हैं। बीते राष्ट्रपति चुनाव में भी स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा गरमाया था और इस बार भी ये मुद्दा है। ट्रंप ने कहा कि ओबामा केयर को खत्म कर नई योजना पर वो काम करेंगे। तो वहीं बाइडेन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा है अमेरिकी लोगों का अधिकार और जनता की राय के साथ वो ओबामा केयर को लागू करेंगे। नस्लवाद का दंश, जी हां, ये मुद्दा भी काफी गरमाया और इस पर बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में संस्थागत नस्ल भेद है। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार ने अश्वेत समुदाय के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। अप्रवासियों के मुद्दे पर लगातार दोनों नेता बहस कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अप्रवासियों के बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने की वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं बाइडेन ने कहा कि 100 दिनों के भीतर दस्तावेज रहित लाखों अप्रवासियों को वो नागरिकता देंगे। जलवायु परिवर्तन पर दोनों नेताओं ने अपनी राय रखी। ट्रंप ने कहा कि हर अमेरिकी के लिए साफ हवा और पानी उनकी प्राथमिकता है। ट्रंप ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम पर वो काम कर रहे हैं। तो वहीं बाइडेन ने भी कहा कि स्वच्छ ऊर्जा पर रहेगा जोर। और हमारे साथ इस वक्त अमृतपाल सिंह जुड़ गए हैं। अमृतपाल, सबसे पहले तो यही कि इस बार जो नए नियम लागू किए गए उसके तहत कितना बदलाव आपको इस डिबेट में दिखा और तमाम मुद्दों पर बहुत गहमी डिबेट हुई, लेकिन आपके अनुसार सबसे ज्यादा मुद्दा कौन सा ज्यादा गरमाया और महत्वपूर्ण था?
देखिए, फर्क पिछली डिबेट से ये था कि ये डिबेट ज्यादा सिविल थी। जिस तरह की फियर्स क्लैश हमने पिछली बार देखी, उस तरह की जो इनसिविलिटी थी वो इस बार नहीं दिखी। मेरे ख्याल से वो जो म्यूट बटन है उसका बहुत असर हुआ है इस डिबेट को लेकर। बाकी मुद्दे सारे डिस्कस हुए। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा एक तो कोविड के चलते, जहां जो बाइडेन ने क्लियरली अटैक किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, कहा कि जो आदमी 2,20,000 लोगों की जानें गंवा सकता है उसको कोई हक नहीं है राष्ट्रपति रहने का। तो ये एक बड़ा अटैक था उनका। वहीं ट्रंप ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन, हम देश तो बंद नहीं कर सकते हैं, वी कांट शट डाउन द कंट्री एंड स्टे इन अ बेसमेंट लाइक यू। क्योंकि जो बाइडेन इस चुनाव में कम दिखे हैं, उनकी कैंपेनिंग थोड़ी लूप कैंपेन रही है, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने क्लियरली उन पर एक स्वाइप ली और कहा कि आप तो बेसमेंट में ही बंद रहते हैं, हमने तो मुल्क चलाना है, तो इस तरीके से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नई वैक्सीन हफ्तों में आ जाएगी, और उन्होंने ये कहा कि हम इसको लड़ रहे हैं, वी आर फाइटिंग इट एंड वी आर फाइटिंग इट हार्ड। पर वही इन्होंने कहा, जो बाइडेन ने कहा कि इन्होंने झूठ बोला जनता को और अमेरिकी आवाम को कि ये डेडली वायरस नहीं है, इससे इतनी डरने की जरूरत नहीं है, मास्क इसकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, और इन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। वहीं जो ट्रंप ने उन पर अटैक करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने सब किया जो बचाना, लोगों को बचा सके, पर जी। ये एक वायरस है और उनको देश भी चलाना था, इकोनॉमी भी चलानी थी। तो मेरे ख्याल से कोविड के मुद्दे को लेके, क्योंकि वो एक बहुत इमोशनल मुद्दा है, इतनी ज्यादा डेथ्स हुई हैं अमेरिका में, तो वो रहा। उसके अलावा इकोनॉमी मुद्दा रहा। जो बाइडेन ने बात की 15 आवर मिनिमम वेजेस की, और ये भी रबिश किया कि ये स्मॉल बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा। अंतरराष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी, जो बाइडेन ने एक बड़ी बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बाहरी मुल्क उनकी अंदरूनी मुल्क की सियासत में दखल अंदाजी करेगा, तो उसको उसकी कीमत चुकानी होगी, दे हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट। तो ये एक काफी सख्त और तल्ख स्टेटमेंट थी उनकी तरफ से। पर्सनल स्लर्स भी थे एक दूसरे पे। बिल्कुल अमृतपाल, आपने जरूर कहा कि सिविल रही इस बार की डिबेट, लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा कि व्यक्तिगत हमले इस बार भी हुए। और सिर्फ यूएस के मुद्दों की बात तो हुई, लेकिन तमाम अब ट्रंप ने और देशों को भी यहाँ पर, चीन, रूस, यूक्रेन, तमाम देशों का नाम लिया और उसको लेते बाइडेन पर व्यक्तिगत हमले किए। किस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी भी उनकी भाषा में का जो स्तर है उसमें कुछ खास सुधार नजर नहीं आया? देखिए, व्यक्तिगत जो अटैक्स होते हैं, ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप या जो बाइडेन की इस इलेक्शन में नहीं है। हमने पिछली बार भी देखा हिलरी क्लिंटन के खिलाफ, जब हिलरी क्लिंटन कैंडिडेट थी, उनकी ईमेल्स लीक हुई, उस पर हुआ। उससे पहले अमेरिकी अमेरिकी इलेक्शंस में व्यक्तिगत हमले होते रहते हैं। पर हाँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप देखे जाते हैं कि वो थोड़े बेबाकी से बोलते हैं, तो उन पर ये एक्विजिशन ज्यादा लगता है। इस बार भी उन्होंने फॉरेन लिंकेजेस की बात की, जहां जो बाइडेन ने क्लैरिफाई किया दैट आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनी फॉरेन पास। उन्होंने तो कहा कि आपने $750 टैक्स दिया है 2017 में। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ये फाइलिंग चार्जेस थे, आई पेड टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एज टैक्सेस। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी टैक्स स्टेटमेंट वो कर दें, इसको पब्लिक कर दें, आप फिर क्यों करप्शन की बात कर रहे हैं, जहां तो आप वो करें। तो इस तरह के पर्सनल अटैक्स एक दूसरे पे थे, पर्सनल स्लर्स थे। उन्होंने उनको रेसिस्ट कहा, उन्होंने कहा आई एम द लीस्ट रेसिस्ट। उन्होंने जो बाइडेन को कहा कि 1994 में आपने ब्लैक कम्युनिटी को सुपर प्रेडेटर्स कहा था, तो इस और मैं सबसे कम रेसिस्ट हूं, मेरी हुकूमत ने ब्लैक कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है। तो इस तरह के जो पर्सनल अटैक्स थे वो बिल्कुल हुए। पर हाँ, पिछली बार की डिबेट के कंपेयर्ड इंटरजेक्शंस कम थी, थोड़ी ज्यादा सिविल थी। बिल्कुल। अमृतपाल, ये अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट थी, आपका आंकलन क्या कह रहा है? कौन किस पर भारी पड़ता नजर आया, किसका पलड़ा ज्यादा भारी था? ये अभी तक के जो सर्वेज आ रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन को क्लियर एज है, 10 परसेंटेज पॉइंट्स की एज तक की जा रही है। ये तो काफी ज्यादा एज है जो सर्वेज कह रहे हैं।
अब अमेरिकन इलेक्शन, क्योंकि वो उनका विनर टेक्स इट ऑल वाला मॉडल होता है, आप ये नहीं कि सबसे ज्यादा वोटें अगर आपको पड़े तो आप जीतते हैं, आप पर्टिकुलर की स्टेट्स जीतते हैं, वो पूरी की पूरी स्टेट, अगर उस स्टेट में आपकी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है तो वो पूरी की पूरी स्टेट आपकी तरफ चली जाती है। तो वो काफी कॉम्प्लेक्स मॉडल है, तो उसके चलते आप पूरा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपील कर रहे थे, आज भी अगर आप देखें कि जो गट फीलिंग है लोगों की, उसको तो अमेरिकन गट अगर काम किया, जो हमने पिछली बार देखा था, पिछली बार भी आप देखें हिलरी क्लिंटन को एडवांटेज बताया जा रहा था, पर डोनाल्ड ट्रंप आए पीछे से और इलेक्शन जीत के चले गए। उन्होंने स्टेट्स का जो अर्थमेटिक है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किया, और उस वक्त डेमोक्रेट्स के खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन बन गया था कि शायद जो मूल जो 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 वाइट पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है, उसके कहीं हक नजरअंदाज किए गए हैं, उनके हित नजरअंदाज किए गए हैं। तो उस तरह का ये रहता है फिर। पर ये है कि सर्वेज ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स को एक क्लियर एज है रिपब्लिकन्स के ऊपर। बिल्कुल अमृतपाल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट थी डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच। दोनों ने एक दूसरे पर काफी व्यक्तिगत, काफी गंभीर आरोप लगाए। देखना है आगे क्या कुछ निकल कर आता है इस पूरी फाइनल डिबेट के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आज का हमारा अंतिम एजेंडा, दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का मकसद वैश्विक स्तर पर हिम तेंदुओं के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। 12 देशों में पाए जाते हैं ये हिम तेंदुए। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाए जाते हैं ये तेंदुए। और हिमालय में 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। और अगर हम इसके बारे में और जानकारी दें आपको, तो भारत में हिम तेंदुए के उच्च हिमालयी और ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के 5 राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के भूभाग में ये पाया जाता है। ये क्षेत्र वैश्विक हिम तेंदुआ रेंज में लगभग 5% योगदान देता है। इसे IUCN की शुभेग और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। इसे सिटीज और प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन के परिशिष्ट में सूचीबद्ध भी किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है और भारत द्वारा शुरू किए गए संरक्षण के तहत कई प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तरकाशी जिले के भैरो घाटी पुल के पास लंका नामक स्थान पर संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड ये तेंदुए के संरक्षण के लिए समावेशी और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। सिक्योर हिमालय GEF तथा UNDP द्वारा जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर स्थानीय समुदायों की निर्भरता को कम करना परियोजना का उद्देश्य है। ये परियोजना अब 4 हिम तेंदुए रेंज राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में इस वक्त जारी है। और हमारे साथ इस वक्त तपस जुड़ेंगे और जानकारी के साथ हम आपको बता दें कि सरकार ने हिम तेंदुओं की गणना के लिए बीते साल पहले राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का भी शुभारंभ किया था। और हम जानते हैं कि हिम तेंदुआ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है। और हमारे साथ तपस इस वक्त जुड़ चुके हैं। तपस, जिस तरह से हमने इस वक्त जिक्र किया कि तमाम प्रयास इस वक्त किए जा रहे हैं हिम तेंदुओं की गिनती को बढ़ाने के लिए, और एक प्रयास है कि इनकी संख्या को दोगुना किया जाए। बीते साल एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का भी शुभारंभ किया था। किस तरह से देखते हैं हमारे सरकार के प्रयासों को और इनके आगे वाले इनके भविष्य को? आपने जो है कि एक मुहिम चलाई जा रही है कि किस तरीके से ये जो हिम तेंदुए की हम बात कर रहे हैं इनको कैसे इनको सेफगार्ड किया जाए, कैसे इनकी जो प्रजाति है इनको बचाया जाए। क्योंकि एक एस्टिमेशन के हिसाब से इनकी गणना अगर की बात करें तो अभी भी किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि इनकी संख्या कितनी है। एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि करीब 300 से 700 के बीच में भारत में ये हिम तेंदुए पाए जाते हैं। खास और
और इसकी दिक्कत यह है कि क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, तो इस वजह से एग्जैक्टली इसकी जो गणना है उसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन जैसे आपने बताया कि प्रोटोकॉल एक बनाया गया है 2019 में, तो उसके चलते इस पे बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। एक रिसर्च स्टडी के हिसाब से अभी रिसेंटली यूएनडीपी और जीएसएलपीपी के कुछ एक रिसेंट स्टडी की गई थी, उसके मुताबिक भारत में अगर हिम तेंदुए का जो इकोसिस्टम है उसको हम सेफगार्ड करते हैं, अगर उसको हम बचाने की कोशिश करते हो, तो करीब करीब भारत को सालाना 4 बिलियन, जी हाँ मैं सही कह रहा हूँ, 4 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का फायदा मिलेगा। तो ये अपने आप में एक चुनौती भी है, क्योंकि जो हिम तेंदुआ होता है वो इकोसिस्टम के जो फूड चेन की बात करते हैं हम बार बार, फूड चेन में वो टॉप पे रहता है। तो अगर आप हिम तेंदुओं को सेव करने की बात करें तो आप पूरे फूड चेन को बचाने की कोशिश करते हैं, और उसी के साथ से पूरा इकोसिस्टम भी बचता है। तो जैसे बताया कि 4 बिलियन यूएस डॉलर का फायदा सालाना होता है अगर हम इस प्रजाति को बचाते हैं, क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि एक 3000 मीटर के ऊपर ये रहते हैं, तो वो जो पूरा का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है, पूरा लैंडस्केप है, उसको बचाने में, उसको एक अहम भूमिका देने में ये एक कारगर साबित होता है। प्रोजेक्ट जो स्नो लेपर्ड है, ये करीब 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2013 के बाद इसका एक अलग ही मुकाम पे पहुंचा, क्योंकि ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम 2013 में भारत ने ज्वाइन किया था, और उसके बाद इस प्रोग्राम को एक अलग दिशा, एक अलग बल मिला था, क्योंकि उसके बाद से हमने देखा है कि भारत ने लगातार अगुवाई की है इस पूरे प्रक्रिया में। और पिछले साल जब इनफैक्ट इस साल के शुरुआत में जब CMS COP13 हुआ था, तब भी भारत ने आगे बढ़ के बताया था कि प्रोजेक्ट ये जो स्नो लेपर्ड है, खासतौर से जो आसपास हमारे जो के साथ जो दूसरे कंट्रीज हैं जैसे चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इनको भी सम्मिलित किया गया, इनको भी बताया गया कि कितना अहम है इस प्रजाति को बचाना और क्यों इतना अहम है। तो ये इकोनॉमिक्स रिपोर्ट भी बताई गई है, उसके साथ साथ इकोलॉजिकल रिपोर्ट भी बताई गई है कि क्यों ये इतना अहम है। इस सरकार की तरफ से जैव विविधता के संरक्षण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जा रहा है। इसका मकसद है कि हिम तेंदुए के संरक्षण के महत्व के बारे में हम पूरे विश्व को जागरूक कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया तपस इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये था आज का एजेंडा, जिसमें हमने तमाम अहम पहलुओं पर चर्चा की, और ये तमाम वो खबरें हैं जो आने वाले कल में बेहद अहम साबित होने वाली है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ हमारी जंग जारी है। कोरोना वैश्विक महामारी के इस कठिन समय में सही ढंग से मास्क पहनना और कोरोना को हराने का सबसे आसान और सस्ता और असरदार तरीका है, इसलिए बिल्कुल भी इसे झिझकिए मत। और जैसे कि आप जानते हैं कि डीडी न्यूज द्वारा शुरू किया गया है मास्क अप इंडिया अभियान, और इस पूरे महीने डीडी न्यूज और इसके सोशल मीडिया पर यह अभियान जारी रहेगा। मैं इस वक्त एक सैनिटाइज स्टूडियो से बाहर जा रही हूं, इसलिए मैंने मास्क लगाया, आप भी जरूर लगाएं। और साथ ही अपने वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं हमसे, क्योंकि कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ दूरदर्शन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल आज के एजेंडा के आज के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।